नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम फिर बात करेंगे अलास्का में जो पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके बीच जो मुलाकात होने वाली है उस पर सबकी नज़रें हैं, हमारी भी नज़रें हैं। लगातार इस पर हम आपको खबर दिखा भी रहे हैं। लेकिन इसमें एक आज बड़ी ही दिलचस्प खबर आई से जुड़ी हुई कि उस मीटिंग से पहले जो पुतिन हैं वो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग को फ़ोन किया उन्होंने, और फ़ोन पर वो तमाम बातें की, दोनों देशों के रिश्ते की मजबूती की बात की और वो तमाम जो वो बातें की। लेकिन एक बात बड़ा एक दिख रहा है जो हाल के दिनों में आपने देखा नहीं, नोटिस करने वाली बात यह है कि पुतिन अब अमेरिका के सामने सिर्फ खड़े ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपने जिन जिन देशों के साथ उनकी जो मजबूत रिश्ते हैं उसको और प्रगाढ़ करने की बात कर रहे हैं, उसको और दिखा रहे हैं, मजबूती से उसको पेश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि पुतिन को दिख रहा है सामने में अमेरिकी साम्राज्य का, जिस तरह से वो नीचे की तरफ अमेरिका जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में है पुतिन। ये साफ साफ दिख रहा है कि पुतिन जिस तरह से चीन के साथ डील कर रहे हैं, जिस तरह से भारत के साथ डील कर रहे हैं, ब्रिक्स को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, भारत, चीन और रशिया के जो त्रिकोण को उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और ट्रंप की मीटिंग से पहले कल भी हम जैसे मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल की वो उसको लॉन्च करने वाले हैं। और जिस तरह से दिख रहा है संजय जी, ये थोड़ा सा अलग इसलिए है कि पुतिन खामोश रहकर काम करने वाले हैं, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है। कल भी हमने इस बार काफ़ी बात की थी इस बारे में। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक जो लीडरशिप एक ज़माने में होता था ना कि सोवियत संघ और अमेरिका पैरेलल थे, महाशक्ति दोनों थे, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद में रूस, ऐसा नहीं कि रूस अभी शक्तिशाली जरूर रहा, लेकिन वो ऑरा खत्म हो गया था। शायद लगता है पुतिन उस मौके को देख रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये मौका है रशिया के पास वहाँ पर ऊपर चढ़ने की, जो एक ज़माने में इनकी जो महाशक्ति वाली जो एक छवि जो थी उसको और लगता है कि बड़ा इमेज बिल्ड करने की। आप बताइए कि किम जोंग से बात कर रहे हैं वो इस मीटिंग से पहले, इससे पहले तो इसकी समझ लेते हैं कि क्या मायने इसके, आप कैसे देखते हैं इसको? आप देखिए, इसको इस तरह से आप देखिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया एक पूरा देश था और कोरिया दो हिस्से में बटा। तो साउथ कोरिया के बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका का प्रभाव था, इसलिए अब वो उधर चला गया। और उत्तर कोरिया जो था वो रशिया के प्रभाव में था, सोवियत संघ के प्रभाव में था। और शुरू से उत्तर कोरिया जो बना है, जो उसको सपोर्ट मिला है, और हमेशा हर पल अगर ये उसके साथ कोई खड़ा रहा है तो वो रूस है या सोवियत संघ है। तो इसलिए देखिए, ये जो दोस्ती नेचुरल मतलब नेचुरल एलाई हैं, इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। और आमतौर पे माना जाता है, अब वो ये एक चर्चा का विषय है कि उत्तर कोरिया एक साम्यवादी देश है, एक कम्युनिस्ट देश है। हालांकि वहाँ पे अब अगर आप दुनिया के हिसाब से देखिए या हम लोगों के हिसाब से देखिए तो वो कम्युनिस्ट देश नहीं है, वो एक तानाशाह देश है। किम जोंग उन उसके तानाशाह हैं। लेकिन रूस हमेशा उसका साथ निभाता रहा है, उसने रूस का साथ निभाया है, दोनों एक दूसरे के साथी हैं, इसलिए वो नेचुरल एलाई हैं। और इसी वजह से जब देखिए रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, उत्तर कोरिया ने अपने 5-6 हज़ार सैनिक रूस के लिए लड़ने के लिए भेजे, लगातार हथियार ही भेज रहा है। बिल्कुल। और उत्तर कोरिया दुनिया से अलग थलग पड़े हुए हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध हैं तमाम तरह के। तो उत्तर कोरिया को काफ़ी हद तक खड़े करने में, उसकी आर्थिक मदद करने में, उसको तकनीकी मदद करने में, संसाधन की मदद करने में ये जो है रूस उसका हमेशा साथ देता है। रूस और चीन दोनों किम जोंग के हमेशा साथ खड़े रहे हैं और शायद इन्हीं की जो सपोर्ट की वजह से किम जोंग पर लगातार तमाम पाबंदियों के बावजूद वो देश अलग थलग दुनिया से पड़ा है। आप ऐसा है कि आप चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, वहाँ की चीज़ें बाहर आ नहीं सकती है। मतलब वहाँ तो चाइना से भी ज़्यादा वहाँ पर प्रतिबंध है, वहाँ की तमाम जो चीज़ें हैं। और किम जोंग जिस तरह से तानाशाह वाली जो रोल में है और लगातार उसकी जो कोशिश महाशक्ति बनाने की उसमें, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जो टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, जो पहला टर्म था, तब उन्होंने बड़ा चैलेंज किया था किम जोंग को तमाम चीज़ें, लेकिन अंत में कुछ निकला, वहाँ भी कुछ नहीं निकला था। और किम जोंग अपनी जगह पर वहीं को वहीं रहे, अमेरिका कुछ उनका बाल बांका भी नहीं कर पाया। बिल्कुल। देखिए, ट्रंप का भी बहुत अजीब सा है। ट्रंप शुरू में उत्तर कोरिया में किम जोंग उनको धमकी देते रहे और फिर वो उनसे 2-3 बार मिले, और 2-3 बार मिलने के बाद वो उनमें ऐसा लगा जैसे वो किम जोंग को पसंद करने लगे। हालांकि वो ट्रंप का एक, देखिए, ट्रंप की पर्सनालिटी का एक अजीबोगरीब पहलू है कि ट्रंप को तानाशाह की तरह के लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे मुनीर को बिठा करके वहाँ पर। हाँ, तो इस तरह के लोग, वो बेशक ट्रंप अपने आप को लोकतांत्रिक कहें, लेकिन ट्रंप का जो पूरी पर्सनालिटी है, ट्रंप का दिमाग है, ट्रंप के काम करने की शैली है, वो लोकतांत्रिक दूर है ही नहीं कहीं से, वो तानाशाह है। और इसीलिए उनको तानाशाह किस्म के नेता हमेशा पसंद आते हैं, और इसीलिए मुनीर पसंद आते हैं।
उनको किम भी पसंद है। और मुझे लगता है कुछ दिनों में चाइना भी उनको पसंद आने लगेगा, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो। देखिए चाइना का होता क्या है कि चाइना में कम्युनिस्ट शासन है, एक तरह का जरूर है, लेकिन वहाँ पे तानाशाही उस तरह से नहीं है। वो एक अलग सिस्टम से चलता हुआ लोकतंत्र तो नहीं है ना, कम से कम लोकतंत्र तो नहीं और है। दूसरी एक बात और भी है कि वो चाहे जी पिंग को पसंद करते रहें, बेशक कर लें, लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा भाव ट्रंप को देता नहीं है। हाँ। ये एक तो खासियत ये मुश्किलें ट्रम्प के साथ हैं कि एक तरह से अगर आप देखें पूरे जो सिनेरियो जो बहुत तेजी से बदल रहा है, समीकरण जो बदल रहा है, सिर्फ 2 दिन में ये ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग होने वाली है, लेकिन अगर पिछले 2-3 दिनों का अगर आप पुतिन की जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो कोशिश कर रहे हैं, वो एक नेता के तौर पे, दुनिया के एक बड़े नेता के तौर पर अपने को पेश कर रहे हैं। वो लगातार ब्रिक्स को मजबूत करने की बात करते हैं, चीन के साथ सहयोग की बात करते हैं, भारत को अपना दोस्त बताते हैं, अब किंग जोंग के साथ अपनी वो बातें कर रहे हैं। इन सब मैसेजिंग का देखिए, मैसेजिंग किसी भी बड़े शिखर वार्ता से पहले एक मैसेजिंग होती है, और पुतिन एक लगातार मैसेज दे रहे हैं, पूरी दुनिया का मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ से इस वार्ता के बाद अगर पुतिन सक्सेसफुल होकर निकलते हैं तो एक बात तो बड़ा साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के ग्राफ जहाँ नीचे गिरेगा, रशिया का जो ग्राफ है काफी ऊपर चढ़ेगा, और उसके बाद पुतिन के पास एक मौका होगा, वो जो पुरानी जो सोवियत संघ वाली जो हमने बात की थी, महाशक्ति सुपर पावर के तौर पर जो सोवियत संघ एक जमाने में अमेरिका के एक पैरेलल खड़ा था, वो शक्ति दोबारा खड़ा हो सकती है, और ये साफ साफ दिख रहा है, और पुतिन कुछ इस तरह से बिहेव भी कर रहे हैं। देखिए ये बात सही है, यूक्रेन के साथ जो रशिया का युद्ध चला है उसने रूस को एक मौका दिया है कि वो फिर विश्व के मानचित्र पर अपने आप को ताकत, एक शक्ति के तौर पर, महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर पाए। किसी को ये नहीं लग रहा था कि पुतिन 3 साल तक उस युद्ध को चला पाएंगे, और उस युद्ध को चलाने के बावजूद उनके ऊपर इतने ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, उसमें वो रूस टिक पाएगा और पुतिन टिक पाएंगे। बहुत ढेर सारी तरह तरह की खबरें आती रहीं, लेकिन पुतिन वहीं के वहीं रहे, और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। ये आप कह सकते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, और इसी वजह से, और यूक्रेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है। उसमें स्ट्रेटजिक काफी जो जगहों पे कब्जा कर रखा है। उसमें लोहेंस्क आता है, उसमें दोनेत्स्क आता है, उसमें दूसरी और चीज़ें आती हैं। और इस तरह से अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा सारी जो चीज़ें हो रही हैं, और ट्रम्प जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसमें पुतिन को एक मौका मिल रहा है कि वो दुनिया में एक ताकतवर नेता के तौर पे उभर रहे हैं, उभरेंगे, और ट्रम्प को चुनौती देने वाला कोई नेता होगा तो पुतिन हो सकते हैं। हालांकि पुतिन की कार्यशैली एकदम अलग है। पुतिन आमतौर पर चुप रहते हैं, बोलते कम है, काम बहुत कम बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, और अगर कुछ ठान लेते हैं तो करके दिखा देते हैं। हाँ, वही बात है कि अभी जो स्थिति है कि यूक्रेन की करीब 19% जो वहाँ की जो धरती है, वहाँ पर कब्जा है, रूस का हो चुका है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें डोनाल्ड ट्रंप की बाइट भी आई है संजय जी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ठीक है भैया ऐसा करो, प्रपोजल जो एक तरह से बाहर में अभी बातचीत में बैठे नहीं, उसको पहले ही प्रपोजल कर रहे हैं, और रूस और यूक्रेन दोनों को ये कह रहे हैं कि दोनों जहाँ पे कब्जा करके छोड़ दो और आपस में सीज फायर कर लो। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस का यूक्रेन के 19% जो वहाँ की धरती पे कब्जा है, और यूक्रेन का कोई भी कब्जा रूस के, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अगर उस पर आप करके बात करें तो कहीं भी उनका कोई कब्जा यूक्रेन का नहीं है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि रूस ने जो यूक्रेन पे 19% जो वहाँ के भूमि पर कब्जा कर रखा है उसको छोड़ दे और सीज फायर करे। ये तो वही वाली बात हो गई कि फिर हम घूम फिर के कहीं आ गए। ये तो सीज फायर की बात की, अगर ये इस तरह की शर्तें अगर रखी गई तो हो सकता है कि बातचीत होने से पहले ख़त्म ना हो जाए। देखिए एक बात सही है कि ट्रंप कोई भी बयान आमतौर पर जो देते हैं, जो उनका अब तक का कार्यकाल जो देखा गया, दूसरा कार्यकाल, वो बिना सोचे समझे देते हैं, और ऐसा लगता है वो होमवर्क भी नहीं करते हैं और उनके पास जानकारी का भी अभाव है। ये साफ साफ दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए रूस और यूक्रेन में समझौता वार्ता अगर होती है तो वो रूस क्या चाहता है उसी शर्त पर होगी। और रूस संजय जी आपको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि रूस जो चाहता है मोटे तौर पे ये चाहता है कि रूस का कहना है कि क्रीमिया कानूनी तौर पे तो इसका हिस्सा हो ही चुका, 2014 में उस पर कब्जा कर लिया था रूस ने। उसके बाद यूक्रेन का जो स्टैंड है वो चाहता है कि क्रीमिया जो है यूक्रेन को वापस मिल जाए, जो कि किसी भी तरह संभव नहीं लगता। ये 11 साल पहले रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था। अब इसमें यह है कि जो डोनाबास का जो सिचुएशन है, वहाँ पर जो यूक्रेन का जो एरिया है, वहाँ पर करीब 88% जो वहाँ का हिस्सा है वहाँ पर रूस का कब्जा, सिर्फ 12% जो है वो यूक्रेन के पास है। और इस तरह से जो तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक तो बात इतना ज़्यादा डीप घुस चुका है, रूस यूक्रेन के अंदर घुस चुका है कि अगर वो पीछे हटने के बाद क्यों एक्सेप्ट करेगा, फिर अगर ऐसी बात ही नहीं तो फिर सीज फायर क्यों करना। लगता नहीं कि जहाँ पे पुतिन खड़े हैं वहाँ से वो पीछे हटेंगे। देखिए धर्मेंद्र जी, जो दोनेत्स्क की बात हो रही है, दोनेत्स्क आधा तो रूस के पास है
और जो इसने यूक्रेन वाले पार्ट पर कब्जा किया है उसमें रूस हमेशा से कहता रहा है दोनों तरफ के लोग रूसी भाषा बोलते हैं, और अगर उसको परंपरा से, हेरिटेज से, विरासत से और तमाम उनकी चीज़ों से जोड़ा जाए तो रूस के कल्चर से, रूस की विरासत से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है बजाय कि यूक्रेन के। और इसलिए वो कहता है कि नहीं, वो दोनेत्स्क वाला इलाका तो नेचुरली हमारा इलाका है, हम उसको लेंगे ही लेंगे। तो वो उस पर अधिकार जता रहे हैं और उसको, मुझको लगता नहीं कि पुतिन उसको छोड़ने वाले हैं। वो छोड़ने वाले नहीं है। कहीं की जापोरिजिया की बात हो, खेरसोन की बात हो, ये वो इलाके हैं यूक्रेन के जहाँ पर रूस काफ़ी अंदर घुस चुका है और पूरा कंट्रोल वहाँ पर उसका है। वैसे में पुतिन क्यों वापस जाएंगे? और अगर ऐसा ही होता तो शायद मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए ऑफर जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है, तो स्थिति ऐसी लग नहीं रही है कि जो, क्योंकि अब यूक्रेन फंसा हुआ है यहाँ पर। अब यूक्रेन के साथ स्थिति यह है कि जो भी ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत होती है और अगर उसमें कुछ भी एग्री कर जाते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप एग्री कर जाता है रूस के साथ में, तो जेलेंस्की आज इस स्थिति में भी नहीं है कि वो मना कर दें कि अमेरिका की बात मानने से मना कर दें। देखिए, यूक्रेन फंस गया है। हकीकत यह है कि यूक्रेन की जान फंस गई है। अब यूक्रेन उसमें से निकले कैसे, और निकलेगा भी तो सही सलामत नहीं निकलेगा, ये पक्की बात है। और दूसरे, ये तो युद्ध में समझौता हुआ, जेलेंस्की को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप उसमें जिस तरह के हैं, ट्रंप वहाँ पर वीटो कर देंगे, कह देंगे इसी पे समझौता होगा, और रूस को हरी झंडी आमतौर पर वो दे देंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि पुतिन अपना होमवर्क बहुत तगड़े तरीके से करके आएंगे और अपनी बात मनवा ले जाएंगे। उसके बाद यूक्रेन के पास कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं करने को, तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। दूसरे, यूक्रेन ने जितने हथियार अमेरिका से या यूरोपियन देशों से लिया है, उसको उसका पैसा भी देना है। उसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, वो कर्जों से दबा हुआ है। तो कहाँ से लाएगा पैसे वो? तो यही बात है कि युद्ध के बाद यूक्रेन की हालत क्या होगी। अभी तो सारे देश उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद कर्जे के तौर पे है। कर्जे के तौर पे वो कैसे करेगा, कैसे वापस लौटाएगा? तो ये पूरे मसले में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करें, पुतिन कुछ भी करें, लेकिन इसमें मरना जो है यूक्रेन का ही तय है, क्योंकि वहाँ के हालात वैसे भी इतने ख़राब हो चुके हैं। ये रूस ने वहाँ पर हमला करके इतना बुरा हाल कर दिया है कि यूक्रेन को पहले पुराने वाली स्थिति आने में पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे। अब लेकिन अभी जो हालात, अभी फ़िलहाल जो मौजूदा जो स्थिति वहाँ की जो है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन पर यूक्रेन की नज़र भी है। जेलेंस्की काफ़ी, अब उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। तो यानी कि जो भी समझौता होता है इधर या उधर, जो में नुकसान लेकिन यूक्रेन का होना तय है। और ये अब इसके पास जेलेंस्की के ज़्यादा विकल्प भी नहीं बचे हैं। जो भी अगर पुतिन और ट्रंप के बीच जो बातचीत से निकल के जो भी आएगा वो मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जो भी बचा खुचा है यूक्रेन का जो भी, वो भी खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। और अब इसमें यूक्रेन की जो सर्वाइवल का सवाल है, रूस काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जिस तरह से पुतिन का बॉडी लैंग्वेज है वो दिखा रहे हैं कि वो दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं और अमेरिका से किसी भी तरह से कम नहीं है। और एक जाते जाते बात आपको यही बता दें कि आज जो, अगर रूस ये कहता है कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो आपको याद दिला दें, चूँकि हमने आज सोवियत संघ की बात की है, एक ज़माने में जो यूक्रेन था सोवियत संघ का हिस्सा था। यानी कि अगर आप देखें तो एक ही, रूस और यूक्रेन एक ही देश के हिस्सा थे, और बाद में अलग हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद, और अब वो जाना चाहता है नाटो के साथ में, जिसको लेकर के पुतिन सारा विरोध कर रहे हैं। सारा झगड़ा वहीं से शुरू हुआ है। तो मिला जुला की स्थिति है कि इतिहास लगता है कि फिर से एक नया, मतलब अपने नए चैप्टर में घुसने के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति वही पुरानी वाली आ गई है, जहाँ पर यूक्रेन फंसा हुआ है और आगे भी उसके लिए मुश्किलें साफ साफ दिख रही हैं। तो इस पूरे घटना पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी। जो 15 अगस्त को जो पुतिन और ट्रंप की बातचीत होगी, आप भी इस पर नज़र रखिए। इससे जुड़ी तमाम बातें आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने अब तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।